इस तरह के जो भारत की बेहतरीन मनीषा है, उसका कारण क्या था? भारत का संपूर्ण इतिहास दो लोगों की गिरफ्त में रहा है। जो जरूरत अंग्रेज की थी उस समय इतिहास को लिखने की, वो जरूरत हमारे लोगों ने पूरी करनी शुरू कर दी। केवल विदेशी नहीं, भारत के भी जो बहुत अच्छे मनीषी लोग हैं वो इस भ्रम का शिकार हो गए। और साहस के साथ इस तथ्य को मजबूती से स्वीकार करना चाहिए कि आर्य इस ही देश के मूल निवासी हैं। यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय। नमस्ते, मैं श्वेता आपका ऋषि दृष्टि के इस खास अंक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी पाठ किया वह यजुर्वेद की ऋचा है, जहाँ ईश्वर घोषणा पूर्वक कहते हैं कि मैं वेद रूपी वाणी का उपदेश ब्राह्मणों के लिए, शूद्रों के लिए, आर्यों के लिए, उनके कल्याण के लिए करता हूँ। और ऐसे ही बहुधा वेद में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन फिर भी इतिहास ने इस शब्द को एक अनसुलझा रहस्य बना दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कौन थे, आर्य का अर्थ क्या है। भ्रांतियां इतनी फैल गई हैं कि आर्य तो किसी बाहर देश से आकर इस देश में बस गए थे, जबकि वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण, धर्मशास्त्र, महाकाव्य इस पद का मुक्त कंठ से प्रयोग करते हैं। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आर्य शब्द के विषय में इतनी भ्रांति फैल गई? आइए आज के इस खास अंक में इसी विशेष विषय पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्राच्य विद्याविद, आर्य समाज व संस्कृत के प्रखर विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी, नमस्ते आपको और सभी दर्शक श्रोताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर। सर, आर्य इस भारत की परंपरा में शिष्टाचार और संबोधन के रूप में प्रयोग होने वाला एक ऐसा शब्द जिसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर आर्यों का आदि देश कौन सा था। सर, आप संस्कृत के अध्येता रहे हैं और आपने व्याकरण का भी विस्तृत अध्ययन किया है, तो सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये आर्य पद का व्युत्पत्ति परक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ है? क्या ये सच में कोई जाति है या ये कोई गुणवाचक शब्द है? आर्य शब्द जिस धातु से संस्कृत के जिस मूल मटेरियल से पैदा हुआ है, उसका अपने आप में अर्थ है गति और प्राप्ति। विगतौ धातु है और उसका अर्थ जो निरंतर चलते हुए प्रगति की तरफ जाता है। निरंतर प्रगति के लिए चेष्टा युक्त रहता है, गतिमान रहता है, ऐसा व्यक्ति आर्य है। आर्य शब्द श्रेष्ठता का बोधक है। जो अपने दायित्वों के प्रति सजग है, अपने समाज के प्रति सजग है, अपने चेतन अवचेतन के प्रति सजग है, जो भी एक आदमी के सरोकार हो सकते हैं उन सब के प्रति सजग है, ईमानदार है, संशोधन के लिए तैयार है और सभी मानवीय संवेदनाओं के साथ है, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाता है। कई स्थानों पर हम आर्य का मतलब ईश्वर पुत्र भी मानते हैं। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। हम सबको ईश्वर ने पैदा किया है। आस्तिक दर्शन का ये स्वीकार्य मत है। तो जो ईश्वर की संतान है, उसमें कोई व्यक्ति हो, जो भी धरती पर पैदा हुआ मनुष्य है, वो यदि विशेष गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है श्वेता, तो वो आर्य ही है। ईश्वर विशेष गुण वाले हैं और क्योंकि ईश्वर के पुत्र सभी आर्य हैं, अगर वो प्रगति की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सभी आर्य हैं। तो इस बात को समझिए, जैसा आपने पूछा कि आर्य कोई जाति है क्या, यही एक सबसे बड़ा भ्रम है।
आर्य कोई जाति नहीं है। हम्म, ये पूरी तरह से एक गुणवाचक शब्द है हम्म, जो एक व्यक्ति के अंदर मौजूद सभी अच्छाइयों को, श्रेष्ठ गुणों को, मानवीय गुणों को, उदात्त गुणों को झलकाती है। झलकाता है, ओके। उनको प्रतिध्वनित करता है। तो आर्य को कम से कम जाति मत मानिए। और ये अपराध हम्म, बहुत सारे इतिहासकारों ने हम्म, इस देश के इतिहास के साथ किया है। हम चर्चा करेंगे वो अनजाने में किया है या साजिशन किया है, जी। लेकिन ये अपराध है आर्य को जाति बना करके प्रस्तुत करना। आर्य कोई जाति नहीं है। बार बार हमें इस बात को दोहराना होगा, समझना होगा। और दोहराना इसलिए नहीं कि कोई आग्रह है इसके लिए, वेद के प्रमाण हैं, वैदिक साहित्य के प्रमाण हैं। आर्य श्रेष्ठता का बोधक है, गुणवाचक शब्द है, जाति बोधक शब्द नहीं है। सर मतलब मैं तो निजी तौर पर भी इन सारे प्रमाणों को आज जानना चाहूंगी, कारण मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे हम अपने परिवार आर्य समाजी थे और हम लोग आर्य लगाते थे। तो जब मैं विद्यालय में मेरा पहला दिन था तो मुझे याद है जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो मुझे मेरी किसी क्लासमेट ने पूछा था, तुम्हारी कास्ट क्या है, तू आर्य क्यों लगाती है? तो मेरे पास तब कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है आज आपसे बात होने के बाद मेरे इन प्रश्नों का सवालों का जवाब थोड़ा और सुलझ जाएगा। तो क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि आर्य तो मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने यहाँ के देश के निवासियों को बंधक बनाया, दास बनाया, दस्यु उन्हें कहा और मतलब उनको अपने अंदर अपने अधीन कर लिया और उसके बाद मतलब फिर वो यहाँ पर बस गए। तो कि इसमें क्या सच्चाई है? अब जबकि डीएनए रिसर्च को हम देखें तो वो थ्योरी बिल्कुल अलग है, वो प्रमाण बिल्कुल अलग जाते हैं। तो आप इन दोनों विषयों को अलग अलग तरह से बताइए कि दस्यु और दास कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया और इसमें कितनी सच्चाई है कि ये कहाँ से आए थे? श्वेता, आपके 2-3 प्रश्न एक साथ इकट्ठा हो गए। मैं क्रमशः सबका उत्तर दूंगा। जी। पहली बात आपने कही कि आर्य इस देश में बाहर से आए, मध्य एशिया से यहाँ पर आए। सेंट्रल एशिया से आर्यों के यहाँ पर आने का ये अकेला विचार नहीं है। कोई मंगोलिया से आया हुआ मानता है, कोई आर्कटिक से आया हुआ मानता है, कोई यूरोप से उनको आया हुआ मानता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्थानों से आर्यों के भारत में आने का उल्लेख किया है। स्थानों में मतभेद है कि वो कहाँ से आए, लेकिन सामान्य रूप से ये विचार छद्म रूप से भारत के सभी लोगों को परोसा गया कि आर्य इस देश में बाहर से आए। तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत नहीं, एक अपराध है, साजिश है, ऐसी चीज जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसके कोई सिर पैर नहीं है, और हम उस बात को लगातार इतिहास के नाम पर दोहराते रहे हैं, अपने लोगों को परोसते रहे हैं कि वो मध्य एशिया से यहाँ पर आ गए। इस बात को ध्यान से समझ लेने की बात है। हम तो ये पढ़ाते हैं कि हमारे लोग मध्य एशिया से, ईरान से चल करके यहाँ पर आए। ईरान में क्या पढ़ाते हैं? ईरान में उल्टा पढ़ाते हैं श्वेता। ओके। और ईरान में पढ़ा रहे हैं कि हिमालय से उतर करके आर्य लोग इस तरफ आए, उन्होंने यहाँ का जलवायु बेहतर देखा तो यहाँ और यहाँ आकर के वो बस गए। अच्छा। और एक ऐतिहासिक बात आप ध्यान करिए, ईरान में जब शासन होता था राजा का, उस दौर में बहुत लंबे समय तक ईरान के शासक आर्य मेहर की उपाधि धारण करते रहे हैं। आर्य मेहर। आर्य मेहर, मेहर फारसी में कहते हैं सूर्य को। ओके। और ईरान के लोग, ईरान के शासक अपने आप को सूर्यवंशी शासक मानते रहे हैं। वहां की किताबों में आप यदि देखें, वहां के इतिहास में देखें, तो आर्य मेहर वहां के सम्राट अपनी उपाधि धारण करते रहे हैं। ओके। यदि वो ये मान रहे हैं, हम उसका बिल्कुल उल्टा मान रहे हैं। बिल्कुल। आज बात परिस्थिति अलग है कि इतनी धर्मांधता है जिसके कारण से इन सारे विषयों को हम दाएं बाएं कर रहे हैं, लेकिन हम भारत में बिल्कुल उल्टा पढ़ा रहे हैं। मध्य एशिया से आए। 2-3 बातें इस संदर्भ में सोचने की है श्वेता। कोई भी जाति यदि कहीं से
माइग्रेट होती है जी। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो वो सहज रूप से आ जाते हैं, कारोबार की खोज में आ गए, जैसे पुर्तगाली आए और बहुत सारे इस देश में अंग्रेज आए और लोग आए। एक तो तरीका होता है कि वो आए, धीरे धीरे उनका माइग्रेशन हुआ, एक आक्रमण के थ्रू आए जी। इतिहास में दोनों थ्योरी चलते हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने आक्रमण किया और कुछ ऐसा मानते हैं कि उनका आव्रजन हुआ, वो धीरे धीरे यहाँ पर सेटल होते चले गए। जो भी कहीं से उठता है, उजड़ता है, उस जाति के, उस कौम के कुछ निशान जहां से वो उजड़ा है वहां तो रह ही जाते हैं। सही बात है। वहां ऐसा कोई चिन्ह, आर्यों की वो स्थापत्य कला वहां दिखाई नहीं पड़ती जहां से उनको उजड़ा हुआ बताया जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि आर्य लोग जब वहां से आए तो उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को तहस नहस किया और सिंधु सभ्यता को तहस नहस करके उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को मारा या खदेड़ दिया। उन मूल निवासियों में 4-5 लोगों को गिना जाता है। कोल गिने जाते हैं, भील गिने जाते हैं, संथाल गिने जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र की द्रविड़ गिने जाते हैं, जिनको ये माना जाता है कि ये मूलवासी थे, ये यहाँ के आदिवासी थे। आदिवासी माने प्रथम निवासी, प्रथम निवासी थे। ये अक्सर इतिहास में बताया जाता है। अंग्रेज काल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ, जो पुरातात्विक खोजें हुई, खुदाइयां हुई, उनमें जो प्रमाण श्वेता हमें मिले, हमने वहीं तक अपने इतिहास को स्थिर कर दिया। उसके पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की। श्वेता, उसके बाद जो खुदाइयों में प्राप्त हुए निष्कर्ष, जो खुदाइयों में संदर्भ मिले, प्रमाण मिले, उनके आलोक में हमने अपने इतिहास का संशोधन नहीं किया। उसका कारण क्या है? भारत का संपूर्ण इतिहास 2 लोगों की गिरफ्त में रहा है, या तो अंग्रेजों के या अंग्रेजों के फॉलोअर, भारत के वामपंथी इतिहासकारों की। इन 2 के चंगुल से हम अपने इतिहास को मुक्त नहीं करा सके। जो जरूरत अंग्रेज की थी उस समय इतिहास को लिखने की, वो जरूरत हमारे लोगों ने पूरी करनी शुरू कर दी। जो खुदाइयां सिंधु घाटी सभ्यता की हुई, आज तो कम से कम 7-8 नगर सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरे पूरे मिल चुके हैं। इस तरह के जो भारत की बेहतरीन मनीषा है, कालीबंगा मिल गया है। केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही नहीं है ना, बिल्कुल, उसके आगे भी जो खुदाइयां हुई हैं, आज तारीख तक कम से कम 8 नगर सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे पूरे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें रिसर्च अभी कंटिन्यूड है, चल रही है। और उनके जो संदर्भ बता रहे हैं, उस संदर्भ से बहुत स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य सभ्यता का, वैदिक सभ्यता के विकास क्रम का हिस्सा है, उसके विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें जो मुद्राएं मिली हैं, उसमें जो चित्र मिले हैं, पेड़ पर बैठे 2 पक्षियों का चित्र मिला है जी। और ऋग्वेद में वो संदर्भ हमें उपलब्ध है श्वेता, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों के अंतः संबंध को परिभाषित किया गया है कि जीव इस सृष्टि के भोगों का भोग करता है और ईश्वर भोग न करता हुआ उस जीव द्वारा किए जा रहे भोग बहुत गौर से, सावधानी से देखता है। ये संदर्भ वहां मौजूद है। करेक्ट। वो ज्यों का त्यों वहां पर आ गया। 3000 से ज्यादा मोहरे, मुद्रांक सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुए हैं श्वेता। डॉक्टर फतेह सिंह ने उनका अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद उन लिपियों को पढ़ा। पढ़ने के बाद, आज वो महान विद्वान हमारे बीच नहीं है, पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष सामने आए, हम उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उल्टा हम उनसे डर रहे हैं। और डर किस बात में रहे हैं कि यदि डॉक्टर फतेह सिंह द्वारा पढ़ी गई इन मुद्राओं की भाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो सारी की सारी थ्योरी बदल जाएगी, खत्म हो जाती है, धराशायी हो जाती है। तो इसलिए
सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करने का आर्यों के ऊपर जो आरोप है वो गलत आरोप है। वो यहीं के मूल निवासी थे। मध्य एशिया में उनका कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है। एक बात श्वेता। दूसरा, यदि आर्य लोग यहाँ आए, अक्सर इतिहासकार ये कहते हैं, जैसा कि रोमिला थापर ने लिखा है कि आर्य जब इधर आए उनके पास रथ थे, उनके पास घोड़े थे, उनके पास भाषा थी, उनके पास लिपि थी, उनके पास वेद थे। ये तो मान ही रहे हैं ना। बिल्कुल। वेद, लिपि, भाषा और रथ, पूरी समृद्धि है। इससे ज्यादा किसी कौम की समृद्धि की आप क्या कल्पना कर सकते हैं? परिभाषा ही नहीं है। हाँ। परिभाषा नहीं है। जो नगर सभ्यताएं थी, जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है, यदि उस नगर सभ्यता से ज्यादा उन्नत आर्य थे, हाँ। तो ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात है। हाँ, सीधा सा प्रमाण है। सीधा सा प्रमाण है जी। उनके पास वेद जैसा ग्रंथ था, उनके पास जो सृष्टि का संविधान है, जितनी बेहतर बातें हो सकती हैं उनके संदर्भ, मानवता से जुड़े हुए सारे संदर्भ उसमें मौजूद हैं श्वेता। तो मैं ये समझता हूं कि ये थ्योरी चलने वाली थ्योरी नहीं है और ये परास्त होती थ्योरी है तब जबकि हमारे नए नए उत्खनन हो चुके हैं, पुरातात्विक उत्खनन हो चुके हैं। उन उत्खननों के परिणाम संदर्भ हमें इसमें शामिल करने चाहिए। हाँ। तीसरी बात आपने कही डीएनए से रिलेटेड। पर सर इसमें बस बीच में एक चीज कहूंगी, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये उत्खनन कंटिन्यू रहे तो हमें कभी नहीं पता कि अब कब आर्यों का भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण निकल जाए उत्खनन के तहत जहां ये सिद्ध हो जाए कि इससे भी पुरानी है, क्योंकि अभी तो 7-8 मिले हैं, आगे जैसे जैसे उत्खनन होंगे तो आर्यों का भी कुछ ऐसा प्रमाणिक आ जाए बाहर। मिल ही चुके हैं श्वेता। आप कैसे कहेंगे जो संदर्भ ऋग्वेद के मंत्र में है, यदि वो ज्यों का त्यों संदर्भ खुदाई में उपलब्ध चित्रों में प्राप्त हो रहा है तो आप दोनों को अलग कैसे कहेंगे? सही बात है। सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट कर दिया आर्यों ने, ऐसा माना जाता है। जी। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई। नष्ट होने ते समय जो वहां पर चित्र उपलब्ध हुए हैं उनमें यदि ऋग्वेद का संदर्भ है, आर्यों के आने से पहले तो ऋग्वेद नहीं आ गया सिंधु घाटी में, ये तो स्पष्ट है। यदि हम उनकी बात को माने तो। हाँ, जी। यदि हम उन इतिहासकारों की बात को माने तो ऋग्वेद पहले तो नहीं आ गया। बिल्कुल, हाँ, आर्य लेके आए, आर्य लेकर के आए। आर्यों ने आते उसे हमला करके नष्ट कर दिया। और वही चीज सिंधु घाटी की, और वही चित्र, उसको रिफ्लेक्ट करते चित्र, ऋग्वेद के बहुत सारे उपदेशों को रिफ्लेक्ट करते मुद्रांक यदि उपलब्ध हो रहे हैं तो वो कहां से आ गए श्वेता जी? करेक्ट, वो कहां से आ गए? तो आप इस बात को मत दोहराइए कि आर्यों के संदर्भ मिल जाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य संस्कृति का ही विस्तार है, उसी का ही अंग है, उससे विलग नहीं है, ये स्थापना है। ठीक है। अगली बात मैं ये कहूंगा कि आपने बात की डीएनए की। अभी रिसेंटली राखी गढ़ी में खुदाई हुई है। ठीक है। हरियाणा में ही है जी। राखी गढ़ी में जो नर कंकाल मिले हैं श्वेता, वो कम से कम 5000 वर्ष पुराने हैं। ओके। ईसा पूर्व 2500 से 3000 वर्ष पुराने, यानी कुल मिलाकर के 5 से 6000 वर्ष पुराने नर कंकाल है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3.5 से 4000 वर्ष पूर्व वो इतिहासकार जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को प्रसारित करते हैं वो लगभग इतना मानते हैं। कुल वर्ष जो अब तक हुए हैं ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व वो आर्यों का काल मानते हैं। ईसा से 500 से 1500 वर्ष पूर्व, माने टोटल गिने तो 4000 वर्ष। हाँ। इतना समय मानते हैं। जो राखी गढ़ी में खुदाई हुई है उस राखी गढ़ी में जो नर कंकाल मिले हैं वो 5000 साल, वो 5 से 6000 वर्ष पुराने हैं। उनकी जो वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक रीति से उनका जो अध्ययन हुआ है, जो परीक्षण हुए हैं और उसमें जो डीएनए मिला है, वो आनुवांशिकी क्या कहती है?
वो आनुवंशिकी श्वेता ये बता रही है कि भारत की समग्र जातियों का उनका डीएनए वही डीएनए है जो भारत में मौजूद वर्तमान जातियों का है। ओके, जो इस क्षेत्र में रहने वाले जातियों लोगों का डीएनए है, अभी वर्तमान में है। वर्तमान में है, वही डीएनए राखी गढ़ी में मिले 5000 नर साल कंकालों पुराने। का डीएनए है। ठीक है। अब आप समझिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो नष्ट की बताई जाती है इतिहासकारों द्वारा कि आर्यों ने उसको नष्ट किया, उसका समय हुआ अधिकतम आज से 4000 वर्ष पीछे। राखी गढ़ी की खुदाई में जो नर कंकाल मिले उनका उम्र है 5 से 6000 वर्ष पीछे। उन 5 से 6000 वर्ष पीछे नर कंकालों का जो डीएनए मैच हो रहा है वो हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो जब वो आए ही 4000 वर्ष पहले हैं इतिहासकारों की दृष्टि में, तो वो 5 से 6000 वर्ष पहले कैसे जाएंगे? जी, करेक्ट। ये डीएनए स्टडी जो है ये तो वैज्ञानिक आधारों पर है, ये रोमिला थापर की इच्छा पर निर्भर नहीं है, डीएन झा की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मैक्स मूलर या हंटर की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये जो डीएनए है ये वैज्ञानिक आधारों के साथ है। और सुनिए, यदि मैं ठीक याद कर रहा हूं तो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है, उसमें अध्ययन हुआ और अध्ययन करने वाले भारत के ही शोधार्थी थे ज्ञानेश्वर चौबे। 13,000 से ज्यादा सैंपल उन्होंने लिए, जिसमें कई देशों की यूनिवर्सिटी ने भागीदारी की। उन यूनिवर्सिटीज की भागीदारी में जो डीएनए रिसर्च हुआ उसमें सिर्फ भारत के नहीं, भारत के साथ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के, इन लोगों के 13,000 से ज्यादा डीएनए मैच किए गए, उनकी स्टडी की गई। और भारत में भी जिनको हम कहते हैं भील, जिनको हम कहते हैं द्रविड़, जो थ्योरी फैलाई गई, उनके भी डीएनए लिए। और आश्चर्य की बात यह है श्वेता कि वो सारे डीएनए आपस में मैच करते हैं। उनके गुणसूत्र आपस में मिल रहे हैं। तो ये जो एक थ्योरी है कि सिंधु घाटी में कभी द्रविड़ बसते थे और उन द्रविड़ों को लूट पीट करके युद्धों में हरा करके आर्यों ने नीचे धकेल दिया, वो सिद्धांत अपने आप में स्वतः गलत साबित हो जाता है इन डीएनए की रिसर्च के आने के बाद। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो अब वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, पुरातात्विक अन्वेषण हो रहे हैं, साहित्यिक प्रमाण है, उन सब की मौजूदगी में ये मानना कि आर्य विदेशी थे, उनका आक्रमण हुआ था, ये एक निराधार षड्यंत्रपूर्ण शरारत है जो अंग्रेज ने अपनी जरूरत के लिए भारत में ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। आप कह रहे हैं अपनी जरूरत के लिए एक सांस्कृतिक हमला है उनका, एक हमला है। और स्वाभाविक रूप से आप मेरे से पूछेंगी ही कि अंग्रेज की जरूरत क्या थी। जी बिल्कुल, क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनको क्या मिला या क्या लेना चाहते थे इस फिलॉसफी से? ध्यान करिए श्वेता, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत जिन 3 लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये शरारत पैदा हुई, उन 3 लोगों के नाम जान लीजिए। वो कौन कौन है? मैकॉले, मैक्स मूलर और तीसरा नाम है विलियम हंटर। ये 3 लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया कि आर्यों को विदेशी सिद्ध किया जाए। क्यों? उससे क्या मिलेगा? अंग्रेज भारत में आया, उसके पहले मुगल आक्रांत आए, मुगल आक्रांताओं के साथ साथ भारत में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लामिक राज्य भारत ने देखा और ईसाईयत का राज्य भारत ने देखा। जी। अंग्रेजों ने चालाकी ये की कि भाई भारत में धीरे धीरे स्वर उठ रहे हैं कि इन विदेशी लोगों को भगाया जाए। हमको विदेशी, अंग्रेजों को हमने क्या कहा? विदेशी कहा। जी। इन विदेशियों को भारत से बाहर किया जाए। इसकी काट क्या होगी? इनको ही विदेशी कह दो।
ठीक है, ओके। इसकी काट क्या होगी? जो लोग भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं, विरोध में आवाजें उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप विदेशी करार सिद्ध कर दो। यस। यस। और इस षड्यंत्र के तहत, इस माइंडसेट के साथ मैकॉले और मैक्स मूलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू इस थीसिस को घड़ना शुरू किया। और जैसे कि एक संवाद में हम आपस में बात कर ही चुके हैं श्वेता, मैकॉले ने इस पूरे देश के साहित्यिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, एक दृष्टिकोण पैदा किया उसने। और वो दृष्टिकोण क्या था? दास्ता। तुम हीन हो, तुम्हारा साहित्य गडरियों का गीत है, तुम सपेरों का देश हो, ज्ञान विज्ञान का तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, उजड्ड थे, चरवाहे थे, और तुम्हें यदि सभ्यता का प्रकाश मिला है तो वो अंग्रेज के संपर्क से मिला है। तुम्हारे पूर्वज यहां रोजी रोटी की तलाश में लुटेरे बनकर आए थे, और इसके लिए उन्होंने आर्यों के आक्रमण की थ्योरी तैयार की, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, जिसका कोई प्रमाण नहीं था, जिसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं था। उस थ्योरी को उन्होंने घड़ करके तैयार किया। और हमने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जी। क्यों चलाया? अंग्रेज विदेशी है, हम स्वदेशी हैं जी। यदि हम इस सिद्धांत को मान लें कि अंग्रेज 100 वर्ष पहले आए और आर्य 3000 वर्ष पहले आए, 4000 वर्ष पहले आए, बस टाइम का ही तो गैप है, इनको भी भगाओ। ये भी आक्रांता, ये भी आक्रांता। यस। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशियों भारत छोड़ो का नारा तब पूरा होगा जब आर्य भी छोड़ देंगे, जब आर्य भी इस देश से बाहर चले जाए। ओके। तो इससे उद्देश्य क्या पूरा होगा? अब जरा उस षड्यंत्र को समझिए। तात्कालिक जनता, भारत में कन्वर्जन का बहुत बड़ा एक लंबा इतिहास है जी। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन लगातार भारत में हुए श्वेता। धर्म परिवर्तन मुख्य रूप से किन जातियों ने किया? निम्न जातियों ने। यह बात दीगर है कि उसमें कुछ कारण, बहुत बड़ा कारण भय का था, कुछ कारण हमारे लोगों की धार्मिक तौर पर पैदा की गई कुरीतियों का था, कुरीतियों का भी था, और अस्पृश्यता, ये सब बहुत सारी चीजों का था। उन छोटी समुदायों का कन्वर्जन हुआ। अंग्रेज इतिहासकार ने उन्हीं जातियों को यहाँ का मूल निवासी कहा, कि वो मूल निवासी थे, जो सबसे हीन है वही मूल है। बस उनकी स्किन का कलर तय किया। वो काले थे, वो द्रविड़ थे, वो भील थे, वो कोल थे, वो संथाल थे। भारत की जितनी जनजातियां थीं, या जो कारीगरी में लगी हुई जातियां थीं, मेहनत कश जातियां थीं, सेवा कार्यों में लगी प्रजातियां थीं, उन सबको, या जिन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरा नहीं हुआ था, उन सब जातियों को हमने निम्न जातियां घोषित किया, यहीं के मूल निवासी और वही कन्वर्ट हुए। और वो कन्वर्ट हुए दो में, या तो वो इस्लाम में गए या वो ईसाई बने। ईसाइयत को स्वीकार किया या उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। तो इसके मूल निवासी कौन हो गए? या तो इस्लाम को मानने वाले हो गए, और या ईसाइयत को मानने वाले हो गए। सीधे नहीं प्रहार कन्वर्जन उन्हीं लोगों का हुआ, मैक्सिमम बड़ा कन्वर्जन जी। ठीक। तो अंग्रेज एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था कि यदि हम आक्रांता हैं तो भाई तुम भी तो आक्रांता हो, हमें यदि भारत छोड़ना है तो तुम्हें भी तो भारत छोड़ना है। ओके। तो अंग्रेजों के आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकार करते ही भारत छोड़ो आंदोलन जैसे एक बड़े स्वतंत्रता के आह्वान की नींव दरक जाती है, फेल हो जाती है। और अंग्रेज की उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैक्स मूलर ने पूरे साहित्य का स्वरूप बदला, वेद की व्याख्या बदली, और बदलने के बाद हमारे अनुकरणकर्ता जो इतिहासकार थे, खास तौर से इस्लाम और ईसाइयत के पैरोकार जो इस देश के इतिहासकार थे, उन्होंने इसमें भर भर करके योगदान दिया, दिन रात जुट गए,
किसी भी तरह से सिद्ध करें, हम इसे सिद्ध कर दें, बिना किसी प्रमाण के भी। बिना किसी प्रमाण के। और श्वेता, ये सिर्फ एक भूल नहीं थी। जब हम इसे केवल ऐतिहासिक भूल कहते हैं ना, तो हम इसे बहुत कमजोर करते हैं उनकी मानसिकता को। मतलब इसके लिए छोटा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये एक घिनौना अपराध है, भारत के साथ किया हुआ, भारत की संस्कृति के साथ, भारत के साहित्य के साथ, भारत के लोगों के साथ। इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है कि हम उन चीजों को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। श्वेता, आप, मैं या कोई भी आदमी यदि कोई छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त करता है, किसी को परास्त करता है, मैच में भी हरा दे, युद्ध तो बहुत बड़ी चीज है, छोटे से मैच में भी यदि किसी को छोटे से मैच में भी हरा दे, तो वो उसके इतिहास को कितना बढ़ा चढ़ा करके लिखता है। यस, लिखता है ना? बिल्कुल लिखता है। आर्यों का साहित्य कितना बड़ा है? विशाल है। अभी जो इनके द्वारा वेद, दर्शन, उपनिषद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, कितना बड़ा साहित्य है जिसकी हम अभी तक पूरे की वो साहित्य जिनकी पांडुलिपियां हैं और जिसको हम अभी तक ट्रांसलेट भी नहीं हो पाई है। ट्रांसलेट क्या, उनकी सूची नहीं बना पाई है श्वेता, कैटलॉग तैयार नहीं हो पाया, कैटलॉग तक तैयार नहीं कर पाए हैं। न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम में मेरे विचार से उसके 20 के करीब वॉल्यूम छप गए हैं, उसमें वो सारा इंडेक्स है उन पांडुलिपियों का जिनको अभी तक हम प्रकाशित नहीं कर सके हैं। इतने विशाल साहित्य में, वेद जैसे विशाल साहित्य में, चलिए ये मान लें ये साहित्य बाद में लिखा, वेद तो आर्यों के आक्रमण से पहले उनके हाथ में था, यदि इतिहासकारों की माने तो। बिल्कुल सही बात है। यदि हम रोमिला थापर की मान लें तो वो वेद लेकर के सिंधु घाटी की सभ्यता पर हमला करने आए थे, रथ पर चढ़ करके आए थे, उनके पास भाषा थी, लिपि थी, पूरे विकसित थे। तो जब वेद उनके पास थे हाथ में, और वेदों के बाद उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, स्मृति ग्रंथ लिखे गए, इतना बेहतरीन इतिहास यदि उनका है और इतनी बड़ी विजय उन्होंने प्राप्त की है, उसका इतने बड़े में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। हाँ, इतिहास के किसी एक चैप्टर में नहीं उल्लेख है, किसी एक ग्रंथ में, हमारे किसी एक साहित्य में वो अपनी इतनी बड़ी विजय का कोई उल्लेख नहीं करेंगे। बिल्कुल है, इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं ना इस बात को? अकेले वेद में ही यदि मैं ठीक याद कर रहा हूं तो 20,379 मंत्र हैं चारों वेदों में मिला। जी बिल्कुल। 10,500 कुछ ऋग्वेद में, 1975 यजुर्वेद में है, 1875 सामवेद में, और 5,977 शायद बिल्कुल अथर्ववेद में है। कुल मिलाकर के 20,379 मंत्र। टोटल इतना बड़ा लिटरेचर है आपका, जो मूल टेक्स्ट है। मूल टेक्स्ट है। यस। और जैसा वामपंथी इतिहासकार मानते हैं कि बाद तक वेद लिखे जाते रहे, हमारी ये धारणा नहीं है, पर यदि उनकी बात को भी मान ले तो जो पोर्शन बाद में लिखा गया उसमें तो ये संदर्भ होना ही चाहिए था, लेकिन ये संदर्भ गायब है, उनकी विजय का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, यदि आर्य बाहर से आए श्वेता, तो यहां पहले कुछ लोग रहते होंगे, जो रहते थे, संथाल रहते थे, द्रविड़ रहते थे, उन्होंने इस देश का क्या नाम रखा था पहले? कहीं कोई रहता है उस देश का कोई नाम तो रखता ही है ना। हमारे प्राचीनतम साहित्य में इस देश का इसके आगे कोई नाम मिलता नहीं। अधिकतम प्राचीन नाम आर्यावर्त। बिल्कुल, आर्यावर्त माने आर्यों का केंद्र। ठीक, तो यदि आर्यावर्त इसका प्राचीनतम नाम है, उसके पहले यहाँ पर तो वो बिना किसी नाम वाली जगह पे रह रहे थे, तो वो बिना नाम वाली जगह पर रह रहे थे। यस। पुराने साहित्य में इसका कोई नाम ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है, इसके पहले कुछ है ही नहीं, इसके पहले कुछ है ही नहीं। ये एक धोखाधड़ी पूर्ण अध्याय है, बहुत भयंकर धोखाधड़ी पूर्ण अध्याय है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत भयंकर षड्यंत्र था जो अंग्रेज ने शुरू किया था, और उसके बाद इसे खींच करके लाते 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 हम यहाँ तक आ गए हैं। तो इस चीज का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
आर्य इसी देश के मूल निवासी हैं, यहीं रहते थे, यहीं उनकी संतति का विकास हुआ और यहाँ से वो बाहर के देशों में गए। की बात से थोड़ा सा मुझे ऐसा सा स्पष्ट हुआ मुझे कि आप कह रहे हैं कि जो भी आक्रमणकर्ता यहाँ आए वो यूनान मतलब इस्लाम की फॉर्म में हो कि वो ईसाइयों की फॉर्म में हो, पुर्तगालियों की फॉर्म में हो, उन्होंने सीधा सीधा एक सांस्कृतिक हमला यहाँ की सबसे एलीट जो जनसंख्या थी उसके ऊपर किया, उनकी संस्कृति पे कुठाराघात किया, जिससे कि उसको दबाने का सबसे आसान तरीका वही बन सके। ये तो इतिहास सिद्ध बात है कि किसी भी कौम को यदि आपने तोड़ना है, तो उसकी अंदर से खोखला करना है, तो उस पर सांस्कृतिक प्रहार कीजिए, क्योंकि सबसे कोर वैल्यू ही संस्कृति है। सबसे कोर वैल्यू संस्कृति है। ताकत आदमी वहीं से लेता है। उनका इतिहास बोध विकृत करिए। और पिछले संवाद में हमने बात की थी, ऋषि दयानंद ने इसी इतिहास बोध को करेक्ट किया। अंग्रेज के इस षड्यंत्र का सबसे पुराना प्रतिवाद करने वाला व्यक्ति भी ऋषि दयानंद सरस्वती है। वाह। सबसे पहला तीव्र प्रतिवाद यदि किसी व्यक्ति ने किया, अंग्रेज ने जो रायता फैलाया था, ऐतिहासिक रायता फैलाया था, उसके खिलाफ यदि सबसे तीव्र प्रतिवाद किसी व्यक्ति ने किया तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती है। और उन्होंने इस चीज के प्रमाण मांगे। उन्होंने कहा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, उन्होंने कहा कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्रपूर्ण शरारत है, हम इस पर क्यों विश्वास करें। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि आर्य इसी देश के मूल निवासी हैं और यहीं से सारे विश्व में लोक लोकांतर में, माने सारे द्वीपों में वो जाकर के प्रचारित प्रसारित हुए, बसे। और श्वेता, आप ध्यान करिए, भारत में एक संकल्प पाठ है, ब्रह्मणो द्वितीय प्रारार्धे वैवस्वते मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम, लंबा सा है, समय की गणना है, समय की गणना है, हर दिन उसमें जुड़ता जाता है। आज भी यदि हम कोई कर्मकांड करा रहे हैं तो इस देश का कर्मकांड कराने वाला ब्राह्मण पिछले सारे समय की गणना करके इस दिन को ऐड कर लेता है। और वो गणना कहां पर जाकर के टिकती है? ऋषि दयानंद ने वो गणना भारतीय शास्त्रों के आधार पर दी है। और स्वामी दयानंद ने क्यों दी? भारत के संकल्प में है वो 1,97,49,49,125वां वर्ष सृष्टि को आदि से चल रहा है। 125वां वर्ष चल रहा है इस सृष्टि को उत्पन्न हुए। और जब से मानुषी सृष्टि है, आर्यों का निवास, आर्यों का स्थान इसी भारत में है। वो श्लोक, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमवत् दक्षिणम च यत् वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भाग है वो सारा का सारा भाग भारतवर्ष है। और वही आर्यवर्त था। इसलिए आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी बहुत बनावटी थ्योरी है, मतलब फॉल्स है। श्वेता, इसमें फॉल्स में एक दिक्कत क्या हुई हमारे सामने? केवल विदेशी नहीं, हम खुद भारत के भी जो बहुत अच्छे मनीषी लोग हैं वो इस भ्रम का शिकार हो गए। तिलक जैसे लोग, बाल गंगाधर, जो हमारी संस्कृति के बड़े पोषक हैं, वो इस विचार का शिकार हो गए कि वो पीछे हिमाच्छादित क्षेत्रों से चलकर यूरोप गए और यूरोप से सरकते सरकते ईरान आए और ईरान से भारत में आए। और ईरान कह रहा है कि वो हिमालय से आए। ईरान कह रहा है कि आर्य लोग हिमालय से उतर करके हमारे यहाँ आए, है ना? इस तरह के जो भारत की बेहतरीन मनीषा है वो भ्रम का शिकार क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो भी भारत के वेद पढ़े, भारत का साहित्य पढ़ा, वो सारा का सारा अंग्रेज की व्याख्याओं के साथ पढ़ा। ओह यस। यहाँ भारत में अंग्रेज ने ऑक्सफोर्ड के हिसाब से अलग अलग विश्वविद्यालय या कॉलेज खोलने शुरू किए। बनारस में कॉलेज खोला अंग्रेज ने, उसका प्रिंसिपल उन्होंने ग्रिफिथ को रखा। ओके, अपने ही व्यक्ति। लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज खोला, ओरिएंटल कॉलेज का प्रिंसिपल उन्होंने AC बुलनर को रखा। ये जो
कोर्स पढ़ा रहे थे। इनका जो सिलेबस था वो वही सिलेबस था जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस, जैसा वो चाहते थे, जैसा मतलब वो शिक्षा चाहते के सारे रास्ते उधर ही आके मुड़ रहे थे। वहां पर मोड़ रहे थे। और भारत के इलीट क्लास से, भारत के संभ्रांत क्लास से उन लोगों ने बच्चों को लिया और उनको लेने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड का वो सिलेबस पढ़ाना शुरू किया। और ऑक्सफोर्ड वो यूनिवर्सिटी है, मत भूलिए, जहां मैक्स मुलर काम करता था, जहां कर्नल बॉर्डन ने अपना सारा धन सारी दुनिया में और खास तौर से भारत में ईसाईयत के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए दे दिया था, प्रचुर मात्रा में धन दिया था। उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहां मैक्स मुलर बैठा है, जहां कर्नल बॉर्डन चेयर स्थापित है, जहां मैकॉले का संपर्क है, वहां का सिलेबस, चाहे बनारस का कॉलेज था, चाहे लाहौर का ओरिएंटल कॉलेज था, और बाकी पुणे में, सारे देश में जो जो भी कॉलेज बने, उन सब में हमने उस सिलेबस को पढ़ाया। उनकी व्याख्याओं को हमारे स्कॉलर्स ने पढ़ा। दुर्भाग्य से वामपंथी इतिहासकार हों, भारत के पुराने समाज सुधारक हों, उन्होंने वेदों का ज्ञान, वेदों की व्याख्याएं हमारे दुर्भाग्य से अंग्रेजी भाषा में सीखी, पढ़ी, और वो थी जो अंग्रेज ने जैसी वो चाह रहे थे। और तिलक ने इस बात को बाद में माना भी। बाल गंगाधर ने इस बात को कहा कि दुर्भाग्य से हमने अंग्रेजी माध्यम से वेदों का अर्थ जाना, हमने भारत की परंपरा से वेदों का अर्थ तो जो मेन चीज थी वो हमसे छूट गई। इसलिए ये स्थापनाएं आगे से आगे बढ़ती चली गई। तो अब ये जो बात आती है कि दस्यु बना दिया उन्होंने, दस्यु का अर्थ क्या है? दस्यु शब्द का अर्थ है, श्वेता, जो कर्म करने से भागे। ओके, जैसे आर्य कर्म की तरफ भागे और वो कर्म करने से भागे। कर्म करने से भागे, कर्म ना करे, अकर्मा। वेद में कहा एक मंत्र है, अकर्मः दस्यु। दस्यु वो है जो कर्महीन है। दस्यु भी कोई जाति नहीं है, ध्यान करिए। जैसे आर्य गुणवाचक शब्द है, वैसे ही दस्यु भी दुर्गुणवाचक शब्द है। ठीक है, दुर्गुणवाचक शब्द, गुणवाचक नहीं है। ठीक है, दस्यु भी दुर्गुणवाचक शब्द है। और वेद का मंत्र यदि मैं याद करूं, अन्यव्रतम, अमानुषम, अयज्वानम, अदेवयुम। दस्यु वो है जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसमें मनुष्यता नहीं है। अमानुषम, क्रूर है, हिंसक है, लुटेरा है, प्रमादी है, बहसी है, दरिंदगी से भरा हुआ है, भोगी है। ये सारे दुर्गुण जिसमें हो, अमानुषम वेद का मंत्र है। वो जो दस्यु की परिभाषा कर रहा है, अन्यव्रतम, अमानुषम, अयज्वानम, अदेवयुम, जिसके व्रत दैवीय नहीं है जी, ऐसा व्यक्ति कौन है? दस्यु है। ओके, तो एक तरह से आर्य का विलोम शब्द दस्यु है। ठीक है। और वेद का मैंने जैसा बोला, अकर्मः दस्यु। दस्यु वो है जो कर्महीन है। दसु उपक्षय धातु है, जिससे दस्यु शब्द बनता है। ठीक है ना, जिसके कर्म करने का भाव या तो है ही नहीं या बेहद क्षीण है, ऐसा व्यक्ति दस्यु है। और वो किसी भी कौम में हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है। तो जो भी मानव है, कोई भी हो सकता है, आर्यों में भी है, जिसको शायद उन्होंने असुरी संपत्ति कहा है, दैवी संपत्ति और कुछ है ना, श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति। हाँ, उसके जो स्वामी है वो सब दस्यु है। वो सब दस्यु है श्वेता। तो दस्यु कोई प्रजाति नहीं है, कोई समूह नहीं है। दस्यु ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी हमारे समाज में कामचोर आदमी है, काम से भागते हैं, निकम्मे हैं, मुफ्तखोर हैं। अब तो हजारों हैं, लाखों, वो सब दस्यु हैं। ठीक है, तो हमको दस्यु होने चोरी करके खाते हैं। जो क्या खाते हैं? बेईमानी से चोरी करके खाते हैं। परिश्रम किए बिना खाना माने चोरी करके खाना। ओके, वो दस्यु है, कर्महीन। ठीक है, थैंक यू। और वेद की इतनी क्लियर शब्द है, अकर्मः दस्यु। तो ये हम सबको याद करना चाहिए, अकर्मः दस्यु। दस्यु, कर्म नहीं कर रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं, बैठे बैठाए खाना चाहते हैं, तो हम सब दस्यु हैं। और देखिए शरारत क्या हुई,
मैं क्योंकि प्रसंग है तो कहता चलूं। हम्म, ग्रिफिथ ने शरारतपूर्ण ढंग से क्या किया हम्म, कि दस्यु को उन लोगों को कहा जिनकी स्किन का कलर काला। ब्लैक है, ओके, जो काला रंग है, जानबूझ के, जानबूझकर क्योंकि उनको आगे उसका कनेक्ट करना था। कनेक्ट करना था। हम्म, और ऋग्वेद के उसने ऐसे 6-7 मंत्रों का संकलन किया हम्म, जिसमें कृष्ण शब्द आया है। जी, श्वेता जरा ध्यान दें आप इस बात पर, कृष्ण शब्द आया है। हम्म, और उसने ये कहा कि ये जो कृष्ण वर्ण के लोग हैं हम्म, वो दस्यु हैं और आर्यों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा, उनसे राज्य हड़प लिया और उन्हें भगा दिया। वो कृष्ण वर्ण के लोग आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, मूल निवासी हैं। ये स्थापना उसने की, ग्रिफिथ ने की। ग्रिफिथ ने की। जबकि जिन मंत्रों का उसने संदर्भ लिया हम्म, उन मंत्रों में जो कृष्ण शब्द आया है उन मंत्रों में प्रसंग ही चल रहा है मेघ का, बादल का, बारिश का। ठीक, जी, वैदिक व्याख्याओं में बहुत स्पष्टता से वो बादल जो काले रंग के हैं, हम्म, जो काले रंग के बादल हैं, उन बादलों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। और शरारतपूर्ण ढंग से उस कृष्ण का संदर्भ हमने किससे जोड़ दिया? आदिवासियों से जोड़ दिया, किसी जाति से जोड़ दिया। जाति से जोड़ दिया। इससे ज्यादा खींचतान और क्या हो सकती है? बिल्कुल घिनौनी बात है। घिनौनी बात है। श्वेता, आचार्य रामनाथ वेदालंकार बहुत वेदज्ञ महापुरुष हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य रहे हैं। वेदों पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं, सामवेद का भाष्य शायद, सैकड़ों उनके ग्रंथ हैं, वेद पुरुष हैं। मैंने भी उनके दर्शन किए हैं, थोड़ा सा वक्त उनके सानिध्य में रहने का अवसर भी मिला है। उनकी किताब है वेदों की वर्णन शैलियां। क्या नाम है किताब का? वेदों की वर्णन शैलियां। वेदों की वर्णन शैलियां। और उसमें उन्होंने बहुत शानदार ढंग से इस बात को हमारे लिए व्याख्या की है कि वेद अपनी बात को किस किस तरह से कहते हैं। कभी ऐतिहासिक ढंग से कहते हैं, कभी गाथा के रूप में कहते हैं, कभी काव्यात्मक ढंग से कहते हैं, कभी गद्य में कहते हैं। उन्होंने वेद की तमाम वर्णन शैलियों को व्यापक अध्ययन के बाद चारों वेदों में जिस तरह की वर्णन की शैलियां वेदों में है, कैटेगराइज किया है, उनको कैटेगराइज किया है। ये वेदों की वर्णन शैलियां हैं और हमने उन शब्दों के उस अर्थ को ना समझ करके हमने पता नहीं उसका क्या से क्या बना दिया, और उन आधारों पर हमने इस तरह के सिद्धांतों को जन्म दिया, खींचतान करके कहीं से कहीं भी चीजों को जोड़ना है, कहीं से कहीं भी। का क्या रोड़ा, कहीं की ईंट, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुछ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ग्रिफिथ ने कुनबा जोड़ा, कुनबा जोड़ा, उन्होंने भी कुनबा जोड़ा और उनके अनुयायी उसको फॉलो करते चले गए। वामपंथी इतिहासकारों ने भी ये भानुमति का कुनबा जोड़ने में पूरी मदद की, उसको विस्तार दिया जी, उसको विस्तार दिया। उन तथ्यों से हमने मुंह छुपाया। और 70 के दशक की कहानी है और भारत के डॉक्यूमेंट्स में वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। हमने अपने इतिहास की पुस्तकों के निर्माण के लिए कुछ गाइडलाइन तैयार की। और उन गाइडलाइन में हमने क्या क्या हिदायतें दी। औरंगजेब को क्रूर नहीं कहेंगे, अच्छा, किसी युग को इतिहास का स्वर्णकाल नहीं कहेंगे, इस्लाम के जो शासक भारत में आक्रांता बन करके आए उन इस्लामी शासकों को हम आक्रांता नहीं कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? ये भारत सरकार का स्वीकार्य मत रहा है 70 के दशक में। ये तो आप कह रहे हैं स्वतंत्रता के भी 20-25 साल बाद, 23 साल बाद। क्योंकि हम बहुत घायल लोग हैं, दुर्भाग्य। जिन लोगों से राजनीतिक तौर पर हम जंजाल में जकड़े हुए थे, उनका हित इन चीजों को, इन भ्रमों को बनाए रखने में था और इसलिए इन भ्रमों को उन्होंने बाकायदा परवान चढ़ाया, इनको चलाए रखा। इससे उनका उद्देश्य सिद्ध होता था। और आपने अपने छोटे छोटे सवालों में मेरे से पूछा था कि ये उद्देश्य कैसे सिद्ध होता था उनका। बंटवारे में ही तो राज्य उपलब्ध होगा, डिवाइड एंड रूल। यदि ये लोग बटेंगे नहीं, उत्तर और दक्षिण का आप विवाद करवाएंगे नहीं,
तो एक लोकल लीडरशिप पैदा कैसे होगी, आगे आने वाली क्षत्रप कैसे पैदा होंगे, अलग अलग प्रदेशों के जो ताकत लीडर का पैदा बंटवारा पक कैसे गए होगा? हैं वो कैसे पैदा होंगे। हम्म, तो इसलिए आग में घी डालने का काम, उस आग को लगातार जलाए रखने का काम, भड़काए रखने का मेंटेन काम करने का काम हमारी राजनीतिक मंशा ने किया, राजनीतिक जरूरतों ने किया, राजनीतिक स्वार्थों ने किया। ये शब्द ज्यादा सही है। भारत को बांटे रखिए, हम्म, पूर्वोत्तर को अलग बांटे रखिए, दक्षिण को अलग बांटे रखिए, उत्तर को अलग बांटे रखिए। तो विभाजन हम नीचे तक राजनीतिक कारणों से लेकर गए और इसलिए हमने इन चीजों को परवान चढ़ाया। ठीक है, छोटी छोटी और 2-3 ऐसी ही बातें पूछूंगी। वैसे तो आपने बहुत एक अच्छा सारा कवरेज ले लिया है कि आर्यों का जो आदि देश है क्या सप्त सिंधु प्रदेश है, इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य है? ये कहा जाता है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसते थे। सप्त सिंधु का मतलब है श्वेता 7 नदियों का प्रदेश। जी। सामान्य रूप से जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं उस क्षेत्र को 7 नदियों का प्रदेश माना जाता है। ठीक है। और वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यदि मैं ठीक याद कर रहा हूँ, 10वें मंडल के 75th सूक्त है, उसमें एक मंत्र है, शायद 5वां मंत्र है वो, इमं में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री सचता, कुछ इस तरह का मंत्र है, परुष्ण्या, असिक्या, उसमें इन नदियों के नाम दिए हैं। ओके। इस मंत्र में 7 नदियों के नाम दिए हैं। उन 7 नदियों के नामों के आधार पर, इसी मंत्र के आधार पर यह कहा जाता है कि यह सप्त सिंधु प्रदेश है। ठीक श्वेता? ठीक है। एक मजेदार बात देखिए, इसी मंत्र के तुरंत बाद और एक मंत्र है जिसमें 3 नदियों के नाम दिए हैं उसी संदर्भ में। यदि अगले ही मंत्र में 2-3 नदियों के नाम और आ गए हैं तो टोटल जो नदियां हैं वो कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ये सप्त सिंधु क्यों हो गया? 10 सिंधु कहिए इसे। ओके, ठीक। आप एक पार्ट क्यों ले रहे हैं? सूक्त में पूरा उठाइए। पूरे सूक्त में श्वेता जितने मंत्र हैं वो एक विषय को यदि कह रहे हैं, आप एक ही मंत्र क्यों उठा रहे हैं? आप सप्त सिंधु ही, 7 नदियां ही क्यों खोज रहे हैं? उसके बाद के मंत्र में, उसी सूक्त में 3 नदियों का और उल्लेख है, तो आप उसे सप्त सिंधु मत कहिए, उस मंत्र के आधार पर आप उसे क्या कहिए? 10 सिंधु प्रदेश कहिए। ठीक है, पहली बात तो। अगली बात सुनिए, उसमें गोमती नदी का भी उल्लेख है। गोमती नदी का उल्लेख है। गोमती कहां पर बहती है? लखनऊ के पास बहती है। गोमती नदी तो बहुत बाद की नदी है, नई रिवर में काउंट होती है। हाँ। पुरानी नदियों में गोमती काउंट नहीं है। गोमती का प्रवाह बाद का प्रवाह है, गंगा की सहायक नदियों में आता है। तो यदि उसमें गोमती भी है तो ये सप्त सिंधु कहाँ हो गए? फिर तो माइनस हो गया। ये भी एक भ्रम के आधार पर फैला हुआ विचार है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, पंच नद्यः सरस्वतीमपि। वहां सरस्वती की 5 धाराओं का उल्लेख है। सस्रोतसम शब्द है उसका। सरस्वती अपनी 5 स्रोतों के 5 धाराओं के साथ बह रही है। ये नदियों का उल्लेख वस्तुतः वेद में जो दिखाई पड़ता है, आपाततः दिखाई पड़ता है, वो नदियों का उल्लेख नहीं है। ओके। और अभी जब आप बता रहे थे तो मुझे लग रहा था इतिहास क्यों आ रहा है वेद में, मैं पूछने ही वाली हो रही थी। वेदों की वर्णन शैलियां मैंने आपसे चर्चा की है, आचार्य रामनाथ वेद अलंकार की किताब का, और उस किताब में आचार्य रामनाथ ने इस बात को सिद्ध किया है, वेद में इतिहास नहीं है। हाँ, स्पष्ट। इतिहास, जो ऐतिहासिक नाम, भौगोलिक नाम हमें वेद में दिखाई पड़ते हैं, वो वस्तुतः उत्तरवर्ती काल में वेद से लेकर के शब्दों के आधार पर नाम रखे गए। आजकल हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, वरेण्यम। मेरी अपनी बेटी का नाम वरेण्य है जी।
हम सब क्या कहते हैं, जरा वेद से देख करके बताओ कोई बढ़िया सा नाम सुझाओ। श्रुति। श्रुति, हम्म। बहुत सारे नाम हैं। ऋचा, ऐसे नाम जो हम वेदों से लेकर के रखते हैं। देखो, भारतीय मान्यता ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा ने ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश किया जी। ये हमारी मान्यता है। इस आधार पर हम ये मानते हैं, यदि ये ज्ञान परमात्मा का है, ये प्रकाश परमात्मा की ओर से है, तो इसमें भौतिक इतिहास नहीं हो सकता, लौकिक इतिहास नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा इतिहास खोजने की गलती करते हैं वो भारतीय दृष्टि के अनुसार सही नहीं है। लेकिन यदि हम बाद के लोगों की बात करें, बाद के लोगों की बात करें जो ये कहते हैं कि ये इतिहास वेद में मौजूद है, वेदों की रचना बाद में हुई है, इस दृष्टि से उन लोगों ने ऐसे संदर्भ वेद में खोजने की कोशिश की है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो रिवर्स के नाम हमें दिखाई पड़ते हैं, मूलतः हमारे शरीर में फैली हुई तमाम प्रकार की नस नाड़ियों का ये संदर्भ है। वहाँ शरीर विज्ञान की चर्चा हो रही है, उनका इन नदियों से कोई लेना देना नहीं है। आपने काफ़ी सारे अपने इस विस्तृत से व्याख्यान में, और मैं कहूँगी विस्तृत अध्ययन के द्वारा, हमारी बहुत सारी ऐसी जो मेरी खुद की जिज्ञासाएं थी उनको एक ही क्वेश्चन में समअप भी कर दिया। मैं अगला प्रश्न यही पूछना चाहती थी कि ये जो विदेशी मूल का निवासी कहा जाता है आर्यों को, क्या ये राजनीतिक कोई मतलब मंशा थी? हाँ, स्पष्ट है। पहले वो जरूरत अंग्रेज की थी, अब वो जरूरत हमारे क्षेत्रीय नेताओं की है, प्रांतीय नेताओं की है। उन प्रांतीय और क्षेत्रीय नेताओं ने उस थ्योरी को आज भी जिंदा रखने का ठेका अपने ऊपर लिया हुआ है और वो लगातार इन चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सप्त सिंधु प्रदेश वाली थ्योरी भी हमको क्लियरली समझ अमान्य है, पूरी तरह से अमान्य है। और वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये 2 अलग सभ्यताएं हैं, ये भी अमान्य है। ये उसी के वैदिक सभ्यता के विकास क्रम का ही एक हिस्सा है। और सरस्वती नदी के जो बहुत सारे विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, क्या उसके आसपास आर्य रहते थे? ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य? केवल सरस्वती नदी के आसपास ही क्यों, गोदावरी के पास भी रहते थे, कृष्णा के पास भी रहते थे, आपने कहा तो पूरे विश्व में ही रहने लगे। जब पूरे इस प्रदेश में जब हम ये मान रहे हैं कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो प्रदेश है वो भारत प्रदेश है, भारत है, इस पूरे भरत खंड में जो लोग रह रहे हैं, भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं, उसमें सैकड़ों नदियां हैं, तो अकेली सरस्वती ही क्यों? और इसीलिए मैंने कहा कि सभ्यता का विकास केवल सरस्वती या सिंधु के ही किनारे पर नहीं हुआ, इन पर भी हुआ है, बाकी नदियों के किनारों पर भी। और इतिहासकारों ने इन नामों को वेदों में पा लिया, तो इससे कनेक्ट करके जबरदस्ती ध्यान को भटका दिया। ठीक बात है, ठीक है। और भारत में जहां तक ये कहा जाता है ना कि इनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है, श्वेता, अपने देश में तो परंपरा रही है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ठीक है। माने भाषा तो हमारे यहाँ 15 किलोमीटर बाद में, 12 किलोमीटर बाद में भाषा बदल जाती है। जो हमने एक बार कहा भी था, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जातो जातो नवाचार। ठीक है ना? तो इसलिए भारत की सारी भाषाओं में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। दक्षिण की प्राय भाषाएं 70% से 90% तक संस्कृत के शब्दों को धारण किए हुए हैं। तो इसलिए ना वो भाषाई आधार पर विलग है, ना वो डीएनए के आधार पर विलग है, ना वो सांस्कृतिक रीति रिवाजों के आधार पर विलग है, वो आर्य संस्कृति का ही हिस्सा है और ये पूरा भारत की संतति एक है। ठीक है, बस वैसे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 2-3 चीज़ें आप छोटे छोटे तौर पे मुझे और बता दीजिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि द्राविड़ियन और आर्य ये 2 अलग संस्कृति तो थी ही, साथ में भाषाई तौर पे और संस्कृति के तौर पे भी इनका विभाजन था। ऐसा कुछ गलत है। अभी हमने इस बात को बहुत विस्तार से जाना। हमारी पूजा पद्धतियां, हमारा रहन सहन बिल्कुल बराबर है, हमारे देवी देवता एक से हैं, हमारा संदर्भ एक सा है, हमारी खान पान की आदतें एक सी हैं। क्षेत्र विशेष के हिसाब से खान पान की रुचियों में परिवर्तन रहा है। जहां प्रकृति ने जिस चीज को ज्यादा पैदा किया, वहां उस चीज को खान पान के प्रचलन में वो चीजें ज्यादा आ गई हैं। तो ये विभाजन पूरी तरह से कृत्रिम है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।
और आपने पिछले जब छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तरों में इस बात को कहा भी था कुछ देर पहले कि उनकी भाषा में तो रादर 70% शब्द आप कहते हैं कि 70 से 90% दक्षिण की भाषाओं में, उड़िया को आप देखें, बंगला को देखें, उनमें भी यही स्थिति है। ठीक है, भारत की सभी भाषाओं की बोलियों की उपजीव्य संस्कृत भाषा है। ठीक है, और सबने संस्कृत से उन आधारों को ग्रहण किया है और तब ये देश आगे बढ़ा है, भाषाएं मैच्योर हुई हैं, संपन्न हुई हैं। तो इस तरह से पूरा देश सांस्कृतिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक ही देश है, अखंड देश है, अखंड संस्कृति है। अब हम अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उसको अलग अलग तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न यही था कि वैदिक काल के बाद भी अगर हम बहुत लंबे समय का इतिहास और काव्य पढ़ें तो आपको बार बार संबोधन के तौर पे, शिष्टाचार के तौर पे आर्यपुत्र, सीता राम को आर्यपुत्र कहती हैं और ऐसा कई काव्य, कई कहानियां, कई शास्त्र कहते आए हैं। बौद्ध साहित्य में ये है, जैन साहित्य में ये है। आप गीता का वो संदर्भ याद करिए ना, जब अर्जुन युद्ध से भागने लग रहे हैं और कृष्ण उन्हें रोक रहे हैं तो वो उन्हें डर क्या दिखा रहे हैं कि तेरे इस भाग जाने को लोग क्या कहेंगे? अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकर, अकीर्तिकर कहेंगे, अनार्यों का आचरण कहेंगे। और श्वेता, क्योंकि अनार्य शब्द आ ही गया, भारत में एक शब्द चलता है अनाड़ी। ओके, अनाड़ी जो शब्द है वो अनार्य का विकृत रूप है। अनाड़ी वो है जो अपने कामों को करने में कुशल नहीं है, जिसको कामों को करने का सही सही सलीका नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? अनाड़ी, अनाड़ी कहते हैं। अनार्य, वो अनार्य का विकृत रूप है। हाँ। है? तो ऐसे शब्द, मतलब आर्य का विरुद्ध शब्द यदि कोई चला तो वो अनार्य था या दस्यु था। और इसलिए वेद के उस भाव को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो इस बात का प्रमाण तो क्योंकि बहुत हजारों की जनसंख्या आजकल श्री कृष्ण की भक्त है, श्रीमद् भगवद गीता की फॉलोअर है, और अच्छी बात है, तो उनको वहां से ही मिल गया। श्री कृष्ण ही कह रहे हैं अनार्य जुष्टम, अनार्य, तो श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि भाई तू अनार्य कहा जाएगा, यानी तू आर्य है, डर मत, डर मत, हाँ, भाग मत। ठीक बात है, नहीं तो अनार्य कहा जाएगा, है ना? तो इसलिए आर्य, आर्य ही हमारा शब्द है और वो जातिवाचक नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, वो चाहे ज्ञान का काम कर रहा हो, रक्षा का काम कर रहा हो, व्यापार का काम कर रहा हो, खेती बाड़ी कर रहा हो, उद्योग धंधे कर रहा हो, कारीगर हो, यदि अपने कार्य को करने में कुशलता रखता है तो वो आर्य है। करेक्ट। और ये जाति नहीं है। ये तार्किक रूप से और हर तरह से प्रमाणित हो गया कि आर्य एक गुणवाचक शब्द है और जो भी व्यक्ति स्वयं को बेहतर समझता है वो अपने आप के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कर सकता। ठीक है सर, अब जो जितनी भी, ये अंतिम प्रश्न है मेरा आज का, कि आज के समय में अब आर्यों के आदि देश को लेकर, आर्यों के आने को लेकर जितनी भी भ्रांतियां हैं शिक्षा नीति में, शिक्षा में, अब उनको परिवर्तित करने का क्या कोई पहल, कोई आपके पास कोई आइडिया है, कैसे किया जाए? राजनीतिक इच्छा शक्ति। ओके, सो ये आप सभी राजनेताओं, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी भारत में, क्योंकि अब पुरातात्विक प्रमाणों की कमी नहीं है श्वेता, साहित्यिक प्रमाणों की कमी नहीं है, सांस्कृतिक प्रमाणों की कमी नहीं है, और जो डीएनए से रिलेटेड स्टडीज हैं, उन डीएनए से रिलेटेड स्टडीज से ज्यादा वैज्ञानिक चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, यदि इतने सारे प्रमाण अब हैं तो हमें बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और साहस के साथ इस तथ्य को मजबूती से स्वीकार करना चाहिए कि आर्य इस ही देश के मूल निवासी हैं। अपने बच्चों को ये जहरीला ज्ञान देने से हमें बचना चाहिए कि आर्य इस देश में आक्रांता थे, लुटेरे थे, बाहर से आकर के बसे थे। पाठ्यक्रम से अब इस तरह की अप्रोच को निकाल करके बाहर कर देने की आवश्यकता पैदा हो गई है। तो यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो ये जरूर होगा और लोग इसे स्वीकार करेंगे। और क्या आर्य समाज भी इसमें एक स्टेक होल्डर बनेगा? लगातार आर्य समाज इस बात को उठाता ही रहा है। आर्य समाज ने, क्योंकि ऋषि दयानंद ने इसका नोट सबसे पहले लिया, मैक्स मूलर के, हंटर के, मैकॉले के,
इस दुराग्रह को ऋषि दयानंद ने बहुत पहले नोटिस उठा लिया था। और उन्होंने सबसे पहले इस बात का तीव्र प्रतिवाद किया। सबसे पहला व्यक्ति इस देश में है ही ऋषि दयानंद, जिसने इस बात को कहा आर्य इसी देश के मूल निवासी हैं, क्योंकि उनके बाहर से आने का कोई ऐतिहासिक, कोई साहित्यिक, कोई सांस्कृतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये बात स्वामी दयानंद ने कही सबसे पहले। इस भ्रम को, इस भ्रांति को आपने बहुत तीखे, बहुत सटीक और बहुत ही तार्किक प्रमाणों के साथ सिद्ध कर दिया कि आर्य इसी देश के वासी थे, आर्यों की मूल भूमि यही है और आर्य कोई जाति तो है ही नहीं, ये एक गुणवाचक शब्द है और हम सब आर्य कहलाने के अधिकारी हैं अगर हम बढ़ेंगे अच्छे गुणों की ओर, प्रगति की ओर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बहुत सारी भ्रांतियों को स्पष्ट किया। अग्रिम अंक में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा मेरा संदेश कि इस ऐसे ही किसी भी विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास ज़रूर करेंगे। देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।